अक्टूबर 1962। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उस खामोशी के पीछे कुछ ऐसा बन रहा था जिसे दिल्ली पूरी तरह देख नहीं पा रही थी। सीमा पर छोटे छोटे भारतीय पोस्ट मौजूद थे, मगर दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच धीरे धीरे एक पूरी सैन्य ताकत खड़ी की जा रही थी। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि चेतावनियां पहले ही आ चुकी थीं। भारत और चीन के रिश्ते उस समय दुनिया के सामने दोस्ती की मिसाल बनाकर पेश किए जा रहे थे। हिंदी चीनी भाई भाई सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि सरकार की विदेश नीति का चेहरा बन चुका था। दिल्ली को भरोसा था कि सीमा विवाद बातचीत से सुलझ जाएगा, लेकिन जमीन पर हालात अलग दिशा में बढ़ रहे थे। लद्दाख और नेफा, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, वहां तैनात कुछ भारतीय अधिकारियों ने महीनों पहले अजीब गतिविधियां नोटिस करनी शुरू कर दी थीं। पहाड़ों के बीच नई सड़कों का निर्माण हो रहा था। दूरबीनों में चीनी सैनिकों की संख्या पहले से ज्यादा दिखाई देने लगी थी। रात के समय भारी मशीनों की आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन इन सूचनाओं को हमेशा उतनी गंभीरता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। उस दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि बॉर्डर इंटेलिजेंस भी संभालता था। आईबी के कुछ फील्ड ऑफिसर्स लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे थे। उन रिपोर्ट्स में लिखा था कि चीन सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ा रहा, बल्कि लंबे समय की मिलिट्री पोजीशनिंग कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि चीन ऊंचाई वाले इलाकों में सप्लाई रूट्स तैयार कर चुका है, ताकि जरूरत पड़ने पर हजारों सैनिक तेजी से आगे बढ़ सकें। लेकिन दिल्ली में तस्वीर अलग थी। पॉलिटिकल लीडरशिप को लगता था कि चीन फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं करेगा। कई वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि सीमा पर तनाव सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, और यही भरोसा धीरे धीरे सबसे बड़ा खतरा बनता गया। फिर आया फॉरवर्ड पॉलिसी का दौर। भारत ने फैसला लिया कि सीमा के विवादित इलाकों में छोटे छोटे पोस्ट बनाकर अपनी मौजूदगी दिखाई जाएगी। कागजों पर यह रणनीति मजबूत लग रही थी, लेकिन जमीन पर इन पोस्ट्स की हालत बेहद कमजोर थी। कई जगह सैनिकों के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे, ठंड से बचने के लिए सही कपड़े तक नहीं थे, सप्लाई पहुंचाना मुश्किल था, और सबसे बड़ी बात, कई पोस्ट ऐसे इलाकों में थे जहां पीछे हटने का रास्ता भी साफ नहीं था। इसी बीच आईबी की कुछ नई रिपोर्ट्स और ज्यादा चिंताजनक थीं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि चाइनीज ट्रूप्स सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेटेड अटैक के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऑफिसर्स ने वार्निंग दी कि अगर हमला हुआ तो भारतीय पोस्ट अलग थलग पड़ सकते हैं। लेकिन इन वार्निंग्स के बावजूद कंफ्यूजन बना रहा। आर्मी हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच क्लियर कोऑर्डिनेशन नहीं था। हर स्तर पर अलग अलग आकलन किए जा रहे थे। कुछ लोग खतरे को बड़ा मान रहे थे, कुछ अब भी इसे सीमित तनाव समझ रहे थे। सीमा पर तैनात जवानों को असली तस्वीर का अंदाजा नहीं था। उन्हें लगता था कि शायद छोटे स्तर की झड़पें होंगी, लेकिन बड़े युद्ध की संभावना कम है। उधर दूसरी तरफ चीन लगातार अपनी पोजीशनिंग मजबूत करता जा रहा था। उन्होंने पहाड़ों के बीच ऐसे रास्ते बना लिए थे जहां से भारी संख्या में सैनिक और हथियार तेजी से पहुंच सकते थे। फिर अक्टूबर 1962 की वो रात आई जब पहाड़ों की खामोशी अचानक टूट गई। चीनी सेना ने कई सेक्टरों में एक साथ हमला शुरू कर दिया। भारतीय पोस्ट्स पर मॉर्टर फायर होने लगा, कम्युनिकेशन लाइंस कटने लगी। कई जगह जवानों को समझ ही नहीं आया कि हमला कितनी बड़ी स्केल पर हो रहा है। नेफा के इलाकों में कुछ पोस्ट्स पूरी तरह घिर चुकी थीं। सैनिकों ने आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके सामने संख्या भी ज्यादा थी और तैयारी भी। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां सांस लेना मुश्किल था, वहां भारतीय जवान बिना पर्याप्त बैकअप के लड़ रहे थे। दिल्ली में शुरुआती घंटों तक कंफ्यूजन बना रहा। ग्राउंड रिपोर्ट्स और वास्तविक स्थिति में बड़ा फर्क था। कुछ अधिकारियों को उम्मीद थी कि भारतीय फोर्सेस जल्दी स्थिति संभाल लेंगी, लेकिन धीरे धीरे साफ होने लगा कि चीन ने हमला अचानक नहीं किया था। वो इसकी तैयारी लंबे समय से कर रहा था। अब सवाल सिर्फ सीमा का नहीं रहा था। पूरे देश की सुरक्षा और नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी दांव पर लग चुकी थी। पार्लियामेंट के अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। देश भर में लोग शॉक्ड थे कि जिस चीन को दोस्त माना जा रहा था,
वही इतनी बड़ी मिलिट्री एक्शन कैसे शुरू कर सकता है? लेकिन असली सवाल कहीं और था। क्या खतरे के संकेत पहले से मौजूद थे? और अगर थे, तो उन्हें समय रहते पूरी गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? कुछ फॉर्मर ऑफिसर्स बाद में दावा करते हैं कि कई फील्ड रिपोर्ट्स हायर लेवल्स तक पहुंची, लेकिन डिसीजन मेकिंग में उनका असर उतना नहीं पड़ा। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि पॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म ने मिलिट्री रियलिटी को पीछे धकेल दिया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इंटेलिजेंस फ्रैगमेंटेड थी और किसी के पास पूरी तस्वीर नहीं थी। लेकिन पहाड़ों पर लड़ रहे सैनिकों के लिए इन बहसों का कोई मतलब नहीं था। उनके सामने सिर्फ सर्वाइवल था। कई जवान दिनों तक बर्फीले इलाकों में बिना प्रॉपर सप्लाई के लड़ते रहे। कुछ यूनिट्स को रिट्रीट का आदेश देर से मिला, कुछ जगह कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट चुका था, और कई सैनिक ऐसे इलाकों में फंस गए जहां से वापस लौटना लगभग असंभव था। फिर धीरे धीरे भारत को पीछे हटना पड़ा। चाइनीज फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ चुकी थीं। देश के भीतर डर, गुस्सा और सदमा फैल चुका था। लेकिन इसी केओस के बीच एक और चीज सामने आने लगी। सीमा से भेजी गई वो शुरुआती वार्निंग्स, जिन्हें शायद सही समय पर समझा नहीं गया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। क्या भारत को चीन की तैयारी का अंदाजा था? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स पर्याप्त थीं? या असली समस्या ये थी कि किसी ने उन रिपोर्ट्स को पूरी तस्वीर की तरह देखा ही नहीं? 1962 सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी, वो भरोसे और हकीकत के बीच टकराव था। एक ऐसा पल जहां राजनैतिक उम्मीदें पहाड़ों की कठोर सच्चाई के सामने टूट गईं। और शायद सबसे असहज सवाल आज भी वही है। अगर उन शुरुआती चेतावनियों को अलग नजर से देखा जाता, तो क्या हिमालय की बर्फ में लिखी वो हार टाली जा सकती थी?